नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ हिंदी के अंतर्गत अपना जो है रचना शिक्षण विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमारे यूनिट 3 से लिया गया है। इसमें हमने जो मेनली अभी पढ़ना है कि रचना शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से जो प्रक्रिया है इसकी चलती है, प्रोसेस कैसे चलती है। अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम रचना शिक्षण के अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि रचना शिक्षण का अर्थ क्या है और रचना शिक्षण कैसे किया जाता है ना। तो अब जो आगे प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय में कि जो रचना शिक्षण है मेनली क्या है। हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं और व्यक्त करते हुए क्या है, हम मौखिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ क्या है, लिखित भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और जब लेखन कौशल के अंदर हमारी मास्टरी हो जाती है तो हम किसी भी कृति को क्या है, रचना का नाम देते हैं। हम कुछ भी जो हम लिखते हैं या कवि या लेखक जो लिखता है वो क्या बन जाती है, उसकी रचना बन जाती है ना। तो हम सिंपल इसका मीनिंग देते हुए हम इसकी दो डेफिनेशन इसमें देंगे। डेफिनेशन देने के बाद हम इसकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि रचना शिक्षण की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, रचना में क्या है, व्यक्ति जो है वो अपनी जो चिंतन है उसका जो मनन है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, अपनी जो बौद्धिक शक्ति है, निरीक्षण शक्ति है, सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके जो लेखक है किसी भी रचना को लिखता है, चाहे लेखक है चाहे वो कवि है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसके फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें कि रचना शिक्षण के फर्स्ट स्टेप में है कि जो हमने लिखना है अपने विचारों को, अपने आइडियाज को जब हमने अभिव्यक्ति देनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमें विषय का चयन करना होता है स्टूडेंट्स कि हम किस विषय पर लिखेंगे, है ना। क्योंकि जिस विषय पर हमें क्लियर है कि मान लो हमें किस पर लिखना है, मान लो हमें हमारे संविधान पर लिखना है, तो क्या होगा, हमारी ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हमने इसी विषय पर ही लिखना है। तो क्या लिखना है उसके बाद वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन संविधान पर लिखना है तो संविधान से रिलेटेड ही हम लिखेंगे। कितना हमने लिखना है, किस भाषा का हमने चुनाव करना है, कौन से जो लिपि है उसका हमने प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो ये हमारा जो लेखन है, रचना शिक्षण है, इसकी प्रोसेस का पहले स्टेप के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हमें विषय का चुनाव करना होता है। और जो विषय का चुनाव है हमारा क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और क्या है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम भाषा का शिक्षण करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारी जो भाषा है उसमें अशुद्धियां कम से कम हो, है ना। क्योंकि शुद्ध रूप क्या है भाषा का, सही अर्थ जो कन्वे करता है, और जो अशुद्ध रूप है भाषा का वो क्या करता है, अशुद्ध रूप मैसेज कन्वे करता है। इसलिए विषय के चुनाव में हमें खास रूप से ध्यान रखना होता है कि जिस भी विषय का हम चुनाव करें वो सही हो, सार्थक हो, व्यवस्थित हो और उपयुक्त हो, समय के प्रसंग के अनुकूल हो। ठीक है, ये चीजों का हमने ध्यान रखना है। और उसके साथ ही साथ हमने क्या करना है, हमें बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक स्तर है, बच्चों का लेवल जो बच्चों का है उसके अकॉर्डिंग ही हमने बच्चों का जो है विषय है रचना का उसका चुनाव करना है। क्योंकि जिस लेवल के लिए हम बच्चे के लिए लिख रहे हैं, चाहे हम युवा अवस्था के बच्चों के लिए लिख रहे हैं, चाहे हम जो अडल्ट बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का जो लेवल प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है ना, और हायर लेवल है, जिस विषय जिस लेवल की हम बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो विषय का चुनाव करना होगा। क्योंकि सबकी रुचियां क्या है, अलग अलग हैं, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबकी अभिरुचियां अलग अलग हैं और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। तो इस चीज को हमने ध्यान रखने में क्या करना है, हमने विषय का चुनाव करना है। सेकंड स्टेप की हम बात करें कि विचारों का संकलन करना। अब तक तो हमने काम किया टॉपिक पर कि हमने टॉपिक का चुनाव किसके अकॉर्डिंग करना है, स्तर के अकॉर्डिंग करना है, बच्चे के मनोवैज्ञानिक जो स्तर है बच्चे का, साइकोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें बच्चे की साइकोलॉजी का ज्ञान होना एक अध्यापक के लिए अनिवार्य शर्त है ना। कि हम बच्चे को अगर उसकी एज के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे क्या है, उससे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होना क्या है, आसान है और उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं उससे। वहीं क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए यदि हम शिक्षण कार्य करवाते हैं, इससे जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं होते हैं। एक सही समय में सही उद्देश्यों को चुनते हुए हमें अपने करिकुलम को पूरा करना होता है, ताकि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके और बच्चे के व्यवहार में
परिवर्तन किया जा सके, है ना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक का चुनाव करना है। सबसे पहले टॉपिक का चुनाव करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो अपने विचार हैं उनको संकलन करना होता है। उनको संकलन का मतलब हो गया उनको इकट्ठा करना है हमने विचारों को, कि मान लो हम कोई कविता लिखने जा रहे हैं या सपोज करो हम भारतीय संविधान के विषय में लिखने जा रहे हैं, तो हमने किन किन विचारों को रखना है, किन किन कंटेंट को रखना है, क्रमबद्ध रूप से रखना है, व्यवस्थित रूप से हमने उसको रखना है, और उसकी जो टर्म्स हैं सारी वो जो है वो क्या है इस तरह से रखनी है ताकि जो पाठक है उसकी समझ में आए हर चीज, है ना। तो इससे क्या है, इससे क्या हुआ, जो विचार हैं आपके वो विद्यार्थियों पर आपको थोपने की जरूरत नहीं है, ठूसने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने विचारों को इजीली जो है वो क्रमबद्ध रूप में एक अच्छे व्यवस्थित रूप में जो है हम अपनी रचना के अंदर उसको डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब विचारों का संकलन हम करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, जो विचार हैं उसकी हमने व्यवस्थित भी करना है उन विचारों को, कि देखिए पूरा फ्रेमवर्क बनता है इसके अंदर कि कौन कौन सी आइडियाज हमने रखने हैं, कौन कौन सी बात जो है हम कहना चाहते हैं। फिर एक पर्टिकुलर व्यवस्था हम बनाएंगे लिखने की उसकी, ठीक है। तो जब भी रचना कार्य हम करेंगे तो उस व्यवस्था को जो है वो बनाए रखते हुए उसको फॉलो करते हुए हमने अपने रचना कार्य को पूरा करना होता है। और इसमें क्या है, जो शीर्षक है, मान लो चाहे आपका उपशीर्षक है या उपशीर्षक के बाद भी क्या आ जाता है, स्टेप्स आ जाते हैं उसके कुछ, तो उनको हमने हर चीज एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर, जैसे यहाँ पर हो गया कि आपका ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका सब हेडिंग हो गया, सब हेडिंग के बाद फिर आपका जो है ये टॉपिक्स हो गए, तो इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से हम मैनेज करेंगे, इसको व्यवस्था ही है ये। इसके बाद भी अगर हमने मान लो इसके भी कुछ सब पॉइंट्स बनाने हैं तो उसके भी सब पॉइंट्स हम जैसे 1 2 3 या ऐसे करके हम इसको एक व्यवस्था के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनेगी वो क्या है, आपकी रचना शिक्षण की व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, और इस सोपान में क्या है, काव्य विषय के जो विभिन्न विचार हैं उनको भी व्यवस्थित क्रम में हम लेकर के आते हैं। कि कविता भी क्या है एक तरीके से लिखी जाती है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी लिख दें और वो कविता बन गई, है ना। कविता लिखने में क्या है, विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम चाहे हम उसमें तुकबंदी हो, चाहे छंदबंदी हो, चाहे अलंकारों का प्रयोग हो, किसी प्रकार से किसी भी शब्दावली के अंदर हम लिखें, लेकिन वहां पर क्या है एक प्रॉपर पैटर्न रहता है लिखने का। चाहे हम किसी भी शैली का भी चुनाव क्यों न करें, लेकिन लिखने का तरीका एक अपना ही होता है जिसको कि हम व्यवस्थित करके चलते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है लेखन, कि फिर जब विचार व्यवस्थित हुए उसके बाद हमने क्या करना है, लेखन कार्य करना है, कि हमें लिखना है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है लेखन का, लिखने में क्या है, आप विभिन्न प्रकार की शैलियों का अगर आपको ज्ञान है तो कोई भी एक शैली या एक से ज्यादा शैलियों का आप प्रयोग कर सकते हैं लेखन के अंदर। और उसमें भी क्या है, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या है, विचारों का जो क्रम है उसमें परिवर्तन नहीं होने देना है, क्योंकि उससे क्या है कि अगर हमारा ऑर्डर के अंदर चल रहा है काम और एक तारतम्यता उसके अंदर बनी रहती है, एक फ्लो एक जो कंटेंट के अंदर बना रहता है वो नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि अगर वो टूट जाएगा तो बच्चा क्या होगा, अक्षोत्साहित हो जाएगा। कोई भी कहानी मान लो हम लिख रहे हैं, तो अगर हमने कहानी को शुरू किया है तो लिखने जो एक पर्सन है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको क्या है एक जिज्ञासा की भावना उसके मन में होती है कि हाँ ये कहानी है, इसमें ये वाले नायक हैं, ये नायिका है, ये जो है वो दूसरा है बंदा है, ये एक सीक्वेंस होती है कि यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी का मिड है, यहाँ से कहानी का एंड होने वाला है, यहाँ एंड होता है ना। मतलब हर एक इमेज जो है वो एक बनती चली जाती है पाठक के दिमाग के अंदर। तो हमें इन चीजों का भी वहां पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार एक ऑर्डर के अंदर जो है हमने अपनी पूरी रचना को पूरा करना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये हम लेखन कौशल के अंदर यहाँ पर करते हैं कि हम उसको कैसे लिखेंगे। फिर जो भी लिख रहे हैं वो हमारा शुद्ध होना चाहिए, व्यवहारिक शब्दों का हम प्रयोग करें, अनावश्यक और आडंबर पूर्ण जो शैली है उससे हमें बचें, कि ना ही तो अनावश्यक शब्द हम डालें और ना ही आडंबर पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना भी क्या है, कई होते बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी कोई एक वो नहीं है कि जितना आप ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे उतनी बेहतर आपकी रचना नहीं है, रचना बनेगी, ऐसा नहीं होता है। पाठक को समझ आना चाहिए, पाठक के लेवल के अकॉर्डिंग हमने लिखना है, ठीक है। लेवल चाहे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अगर मिडिल लेवल के बच्चे हैं जिनकी जो तर्क शक्ति है, बुद्धि की जो बौद्धिक शक्ति है,
ठीक है, मनन शक्ति है, तार्किक शक्ति है, अगर जिनकी बढ़ चुकी है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कंटेंट उसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम संशोधन की। संशोधन हमने कैसे करना है कि सारी चीजें देखिए लिखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमें जो है वो पाठक को क्या करना पड़ता है, संशोधित करना पड़ता है हर चीज को, क्योंकि लेखन कार्य समाप्त करने के बाद भी क्या है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां रह जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, गलतियों का पुतला है और उससे गलतियां हो ही जाती हैं। तो उन गलतियों को सुधारना भी क्या है, कई बार क्या करता है अध्यापक विद्यार्थियों से रचना कार्य तो करवा लेते हैं परंतु उसका संशोधन नहीं करते, है ना। कई बार हम कोई चीज बच्चों को लिखने के लिए दे देते हैं कि बच्चों ये जो है वो मान लो कोई चित्र हमने दिखा दिया बच्चों को, सृष्टि करो दिखा दिया छोटे बच्चों को, है ना, तो और कहा कि इस पे कहानी लिख के लेकर आइए, बच्चे कहानी लिख के लेके आते हैं, लेकिन क्या बच्चे जो लिख कर लाएंगे क्या वो आपका कंप्लीट होगा, नहीं, उसमें भी अशुद्धियां होंगी। तो जो एक अध्यापक है मान लो जो प्राइमरी लेवल का अध्यापक है तो उसको क्या है उस कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या चेंजिंग करवाने हैं बच्चे से, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम संशोधन की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो जो है वो एक आवश्यक पार्ट है आपकी रचना कार्य का, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके अंदर मॉडिफाई करते चले जाएंगे वैसा ही उसका जो रूप है वो निखरता चला जाएगा, है ना। तो जो ये क्या है, जो बच्चा है वो क्या है, जब बच्चे का कौशल स्टार्ट होता है तो अशुद्धियां उसमें स्वाभाविक ही होती है ना, क्योंकि कट अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान रस्सी आवत जाते सिलते पर निशान, ये हमारे जो बहुत पुराने कवि हैं इन्होंने ये लाइन कही है कि जब हम किसी भी कौशल में या किसी भी काम को जब हम सीखते हैं शुरू करते हैं तो उसके अंदर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर हमें क्या है संशोधन का जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही क्या है आपके अंदर जो है वो निखार आता चला जाएगा। तो ये थे कुछ स्टेप जो रचना शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो इसमें हम जो रचना शिक्षण की मेनली प्रणालियों की बात हम करते हैं कि रचना शिक्षण की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। रचना शिक्षण की प्रणाली, रचना के विषय का चयन, विचारों का संकलन, विचारों की व्यवस्था, लेखन और संशोधन, ये 5 पॉइंट किसके हो गए आपके, ये रचना शिक्षण की प्रक्रिया के हो गए। अब हम प्रणालियों के अंदर बहुत सारी प्रणालियां हैं जो रचना शिक्षण के अंदर पाई जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्रणालियों की बात करें, रचना शिक्षण की प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर आएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली यानी कि जब हम प्रश्नों के माध्यम से रचना शिक्षण करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रश्नोत्तर प्रणाली कहलाती है। अध्यापक प्रश्न करता है और बच्चे क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चे प्रश्न करते हैं और अध्यापक उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है वो क्या है, अध्यापक जब क्वेश्चन उससे पूछ रहा होता है बच्चे से, तो क्या है एक क्रम के अंदर क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं, है ना, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्डर के अंदर, एक व्यवस्थित रूप के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मौखिक विश्लेषण करने के बाद क्या है, छात्रों को वो क्वेश्चन हम लिखने के लिए देते हैं जिससे कि उनके लेखन कौशल का पता चलता है। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है ये एक बहुत ही उपयुक्त प्रणाली है और एटलीस्ट पूर्व माध्यमिक स्तर आपका जो है और माध्यमिक स्तर पर जो है इसका प्रयोग हमें करना है या इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। कौन से स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा यंत्र प्रणाली। भाषा यंत्र प्रणाली, इसमें क्या होगा कि आपको कोई भाषा है उसके संबंधित क्या है यंत्र दे दिया जाता है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, तो उसमें क्या है वो यंत्र बजेगा, बच्चे को लिखने के लिए हम बोलेंगे, बच्चे को लिखने के लिए बोलेगा कि उसको देख देख के या उसको सुन करके, यंत्र जैसे टेप रिकॉर्डर तो हम उसको सुनेंगे, है ना, तो सुन करके बच्चा जिस भाषा में लिखेगा तो वो भी क्या, वो भी प्रणाली के अंदर इसमें
शामिल आपकी हो जाएगी। बच्चे को सुनाया जाएगा, बच्चे के सामने बारी बारी क्या है, फिर हम क्या करेंगे, उसको सुनाने के बाद वो लिखेगा, फिर हम उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे कि बच्चे ने इस प्रणाली का प्रयोग करते हुए कौन कौन सी गलतियां करी हैं और क्या क्या उसने सीखा है, इस चीज की हम जांच करेंगे। फिर है चित्र वर्णन प्रणाली, थर्ड आपकी चित्र वर्णन प्रणाली। देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि चित्र वर्णन में क्या है, जैसे हम बच्चे को दृष्टि को करो की कहानी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे के सामने चित्र दिखा देंगे कि ये चित्र है, ये दृष्टि क्रो है, ये इस प्रकार से कौवा था, ठीक है, आप इस पर कुछ लिखिए। तो बच्चा उस चित्र को देख करके क्या करेगा, लिखेगा। तो ये प्रणाली कौन सी हो जाएगी, हमारी चित्र वर्णन प्रणाली हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी, चित्र वर्णन प्रणाली। फोर्थ पॉइंट हम इसमें बात करते हैं उद्बोधन प्रणाली की। उद्बोध बच्चे को कराना, उद्बोधन प्रणाली कि बच्चे को किसी भी चीज का बोध करवाना, उसको बच्चे को ज्ञान देना उस चीज के बारे में किसी भी माध्यम से, और बच्चा जो है वो उसको फॉलो करते हुए क्या है, रचना कार्य करे, ठीक है। फिर है वचन प्रणाली, टेलिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, वचन प्रणाली, जिसमें क्या है, आपको लिखने के लिए बताया जाता है आपको कि आपने ये चीजें लिखनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मौखिक रूप में हम जो प्रवचन बच्चे के सामने करते हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं, जो भी चीज उसको पढ़ाती हैं या जो भी लिखाना है हमने, उस विधि का हम इसमें प्रयोग करेंगे। और क्या है, जो शास्त्रीय विषय हो गए हमारे या विवेचनात्मक विषय हो गए आदि, जो भी विषय निबंध जिस पर भी हमने लिखाना है, इस प्रणाली का प्रयोग करना वहां पर अधिक उपयोगी होता है। कि जहां पर शास्त्रीय विषय कौन कौन से होते हैं, जो भी शास्त्रीय विषय हैं, और जो विवेचना जहां पर है, विवेचना का मतलब होता है हम जब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके आलोचना के हिसाब से देखते हैं और फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन देते हैं उस चीज का, तो वहां पर भी जो है वो टेलिंग मेथड का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद है तर्क और वाद विवाद प्रणाली। 6 पॉइंट आपका आता है तर्क और वाद विवाद प्रणाली। वाद विवाद प्रणाली, जिसमें क्या है, आप तर्क के आधार पर भी रचना लिख सकते हैं, और तर्क के अलावा क्या है, वाद विवाद जिसको हम डिस्कशन कहते हैं कि किसी भी जो रचना है उसके आर्गुमेंट्स आपके रहते हैं कि उस पर डिस्कशन की जाए, तो उस चीज का भी जो है वो हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। रचना शिक्षण के अंतर्गत की डिस्कशन के माध्यम से भी जो है वो हम रचना लिखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है 7 नंबर पॉइंट आपका आता है तर्क, और ये हो गया डिस्कशन मेथड के नाम से इसको जाना गया। उसके बाद आता है आपका आउटलाइन मेथड या रूपरेखा प्रणाली। रूपरेखा प्रणाली, जिसमें क्या है, आपके सामने किसी भी कंटेंट की रूपरेखा प्रेजेंट कर दी जाती है आपके सामने कि ये इस प्रकार से, मान लो कोई कहानी है, उसके विषय में आपको हिंट दे दिए जाते हैं, उसके विषय में आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि इस प्रकार से आपने ये कहानी लिखनी है, ठीक है। तो ये जो मेथड आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, रूपरेखा प्रणाली कहलाता है। उसके बाद है अनुकरण या आदर्श प्रणाली। अनुकरण या आदर्श प्रणाली। बच्चा क्या करता है, जब अध्यापक आदर्श पाठ करता है तो बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करते हुए क्या है, बच्चा एज इट इज उसको कॉपी भी कर सकता है, उसके अंदर क्या कर सकता है, कुछ चेंजिंग भी कर सकता है ना। तो ये वाली जो प्रणाली है अनुकरण प्रणाली, ये भी रचना शिक्षण में बहुत अधिक सहायक है। कि जिस प्रकार से एक अध्यापक कक्षा में लिख रहे हैं, किसी भी चीज को लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कविता है, उसको पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस चीज को अनुकरण करेगा, और बच्चा अनुकरण करते हुए क्या करता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे की खुद की जो फीलिंग्स है वो उसके साथ जुड़ जाती हैं, खुद का जो उसका तरीका है वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो वो ये जो प्रणाली है, ये भी आदर्श प्रणालियों के अंदर ही मानी जाएगी, क्योंकि क्या है, बच्चा अभ्यास कर रहा है ना। तो ये चीज इसके अंदर आपकी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आपका आ जाएगा समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली, समवाय प्रणाली,
ये जो प्रणाली है ये क्या है, कोरिलेशन मेथड इसको हम कहते हैं, कि जिसमें क्या है अध्यापक और जो बच्चा है, प्रगतिशील प्रणाली है ये। इसमें क्या है, रचना कार्य जो है वो भाषा के विभिन्न अंगों और जो रचना शिक्षण की समवाय के माध्यम से भाषा के जो विभिन्न अंग है उसका समवाय इसमें करेगा। कि भाषा के बहुत सारे अंग होते हैं ना, जैसे कि हम इसमें लेखन कौशल को भी शामिल करेंगे, मौखिक कौशल को भी शामिल करेंगे, पाठन को भी शामिल करेंगे, और जो चाहे भाषा का कोई सा भी रूप हम प्रयोग करें, उन सभी मिश्रित चीजों का हम प्रयोग करके सबका मिले जुले रूप से हम किसी भी रचना को उसमें लिखते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अध्यापक जो है वो साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे हमारी कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टार्स हैं, है ना, जीवनियां हैं, लघु जीवनियां हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। तो ऐसे प्रश्नों की जो रचना अध्यापक करता है कि जिनका उत्तर विद्यार्थी को क्या है, निबंधों के रूप में देना होता है ना। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, फिर निबंध उस पर लिखते हैं, और उस निबंध में फिर अध्यापक क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, तो ये समवाय प्रणाली का जो है वो एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, या इस मेथड को उसको उसमें शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आपकी आती है मार्गदर्शन प्रणाली। मार्गदर्शन प्रणाली, जिसमें क्या है, बच्चे को रचना शिक्षण के लिए क्या किया जाता है, मार्ग दर्शाया जाता है कि आपने किस वे में रचना शिक्षण करना है, किस चीजों को अपने विधियों को आपने अपनाना है। जैसे डाल्टन विधि का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, और ये जो विधि है क्या है, डाल्टन विधि पर आधारित है, जिसमें कि बच्चे को हम क्या करते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में उसको जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका स्वाध्याय प्रणाली। स्वाध्याय प्रणाली, स्वाध्याय का सभी बच्चों को शायद पता ही होगा कि जब खुद से अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसी भी कंटेंट का, तो उसमें क्या है, आपकी आपके अपने जो विचार हैं, आपके अपने जो आइडियाज हैं वो सारे जुड़ जाते हैं इसमें, और इसके साथ साथ क्या है, विचार विमर्श के पश्चात विद्यार्थी रचना करते हैं, है ना। कि आप अपनी क्लास के जैसे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, और फिर वो बच्चे आपस में बैठ के क्या करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रणाली है, जब खुद से बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है, खुद अपना तर्क वितर्क कर रहा है, अपने साथियों के साथ कर रहा है, तो ये विधि बहुत ही बेहतर विधि है, जिसमें हर बच्चा जो है वो अपनी एफिशिएंसी का प्रयोग करते हुए जो क्या करता है, अपना मनन कार्य करता है और रचना शिक्षण करता है। ठीक है, इस प्रणाली से क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न विचारों के साथ साथ क्या है, अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करने, और जो निर्णयात्मक निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, कि किसी एक निष्कर्ष पर, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने की जो विधि है, वो जो विधि है वो आपकी क्या कहलाती है, स्वाध्याय विधि कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट स्टेप हम जोड़ सकते हैं समीक्षात्मक प्रणाली। समीक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। समीक्षा के अंदर क्या करते हैं हम, जो गुण और दोष जो है वो किसी भी रचना के दोनों दोषों का जो क्या करते हैं, दोनों तरह के अवलोकन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रचना के अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो प्रणाली है ये बहुत ही बेहतर प्रणाली है, और कई सारी प्रणालियां जो है वो इसके साथ जुड़ करके मिल करके बनी होती हैं। तो जो हमारा साहित्य की चाहे कोई भी विधा है, चाहे कविता है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, जो भी है, साहित्य की जो रचनाएं हैं सबकी समीक्षा का शिक्षण जो है वो प्रदान हम करते हैं। और प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे हमारे करिकुलम की आवश्यकता होगी वैसे वैसे ही विधियों का हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी रचना शिक्षण की हमारी प्रणालियां, जिसमें हमने प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रयोग किया। फिर हमने क्या है, सेकंड हमारी है जो है वो भाषा यंत्र प्रणाली, थर्ड इसमें हमारा चित्र वर्णन प्रणाली, फोर्थ उद्बोधन प्रणाली, फिफ्थ हमने पढ़ा वचन प्रणाली, सिक्स्थ है हमारा तर्क और वाद विवाद प्रणाली,
रूपरेखा प्रणाली, अनुकरण या आदर्श प्रणाली, फिर हमारा समवाय प्रणाली, फिर मार्गदर्शन प्रणाली, स्वाध्याय प्रणाली और समीक्षात्मक प्रणाली। इसको क्या है, स्टूडेंट्स अपनी ही सुविधा के अकॉर्डिंग हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे क्यूरिकुलम पर और हमारे इंटरेस्ट पर, और हमारे जो हमारा टीचर है, जो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें किस प्रकार के सुझाव इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।